एवरीवन, सो दिस इज डे 5 और आज मैं नेक्स्ट लेक्चर आपके लिए लेकर आई हूँ फ्रॉम द सेम चैप्टर सेल। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि अब हम इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं चैप्टर का। फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा दैट सेल कहाँ पे बनी थी, कैसे बनी होगी, और दूसरी बात कि क्यों हम सेल को स्ट्रक्चरल यूनिट, फंक्शनल यूनिट और बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ कहते हैं। तो आई होप वो सब चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अब कुछ क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़े थे, अगर आपको याद होगा तो शायद आपने वो ढूंढ भी लिए होंगे और बहुत से बच्चों को वो पहले से आते भी होंगे। तो पहले उनकी बात कर लेते हैं, फिर आज का टॉपिक डिस्कस करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन था जो मैंने आपके लिए छोड़ा था, वैसे तो एक ही क्वेश्चन छोड़ा था, उसी के 3 पार्ट थे कि सेल किसने डिस्कवर किया था, कहाँ डिस्कवर किया था और कैसे डिस्कवर किया था। द आंसर इज सेल was discovered by Robert Hooke in 1665 in the cork of a tree। ठीक है, ये जो कॉर्क है इट इज ऑल्सो कॉल्ड बार्क। आपने देखा होगा शायद कि बहुत से पेड़ों की जो बाहर स्टेम होती है, बड़े जो ट्रीज होते हैं उनकी स्टेम काफी हार्ड होती है, ड्राई होती है, क्योंकि ये जो कॉर्क है, बार्क है, ये डेड टिश्यू होता है। सेल के बाहर स्टेम को ये प्रोटेक्ट करता है। आपने अब ये जो बार्क है, छाल जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, ये बार्क में से कॉर्क निकाली जाती है। उस कॉर्क में जो है सेल को फर्स्ट टाइम रॉबर्ट हुक ने स्टडी किया था 1665 में। तो ये जो कॉर्क है, आप अगर किसी ने नहीं देखा है ये, तो आपको में से शायद कुछ बच्चों ने कुछ बॉटल्स देखी होंगी, होम्योपैथिक मेडिसिन की बॉटल्स आती हैं, या लैब में कुछ ऐसे आपके रिएजेंट्स होते हैं, उनकी बॉटल्स के ऊपर स्पेशली बायो लैब में एक कॉर्क, लकड़ी का एक जो ब्लॉक सा लगा होता है, वही ब्लॉक को हम क्या बोलते हैं, कॉर्क बोलते हैं। तो इट इज द डेड टिश्यू। तो इट वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। अब जब कॉर्क ट्री में रॉबर्ट हुक ने इसको देखा था सेल को, तो उसको सेल कुछ इस तरह की दिखाई दी थी। अब ये शेप क्या है, दिस इज हेक्सागन। अगर हम मैथमेटिकली बोलें तो हेक्सागन है, बिकॉज इट हैज 1 2 3 4 5 6 साइड्स आर देयर। तो कोई भी ऐसा पॉलीगन जिसमें 6 साइड्स हो उसको हम क्या बोल देते हैं, हेक्सागन कह देते हैं। तो क्योंकि सेल का शेप जो था वो हनी कॉम्ब लाइक था। हनी कॉम्ब समझते हो आप, मधुमक्खी का जो छत्ता होता है जिसमें वो वैक्स स्टोर करके रखता है, उसको हम हनी कॉम्ब कहते हैं। वैक्स भी स्टोर करके रखता है और हनी भी स्टोर करके रखता है ना। तो वो जो हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि हेक्सागोनल शेप के होते हैं, वैसा ही स्ट्रक्चर जो था सेल का भी था। तो इसीलिए उसने सेल को क्या नाम दे दिया, सेल नाम दे दिया। अब सेल नाम दे दिया का मतलब कंपार्टमेंट। ठीक है, सेल जो है वो एक टाइनी कंपार्टमेंट की तरह उसको दिखाई दिया। कंपार्टमेंट आप समझ सकते हो, कोई बॉक्स, कोई डिब्बा, लेकिन उस बॉक्स की साइड्स कितनी थी, 6 साइड्स थी। तो इसलिए जो है उसको बोल दिया हेक्सागन। तो ये जो था, क्योंकि ये कंपार्टमेंट लाइक था, इसलिए इसको लैटिन लैंग्वेज में, ग्रीक लैंग्वेज में जो है कंपार्टमेंट को सेल कहते हैं, इसीलिए उसने भी इसका नाम क्या दे दिया, सेल। तो अब बात रह जाती है कि उसने इसको देखा कैसे होगा, है ना। तो उसका एक सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप था, सिंपल टाइप का, उसके थ्रू जो है सेल को फर्स्ट टाइम रॉबर्ट हुक ने ऑब्जर्व किया था। तो इस क्वेश्चन में मैंने आपको 3 पार्ट्स किए थे, दैट हु डिस्कवर्ड सेल, रॉबर्ट हुक, व्हेन, in 1665, where, in the cork of a tree, and how he saw it. So he saw it with a simple self-designed माइक्रोस्कोप। इस सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप की हेल्प से रॉबर्ट हुक ने इसको जो था ऑब्जर्व किया था। तो दिस इज ऑल अबाउट द डिस्कवरी। इस सेल की डिस्कवरी किसने की, कैसे की और कहाँ की। अब जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि सेल का जो ओरिजिन है वो हुआ था सी वाटर में। जब अर्थ बनी और अर्थ के बनने के बहुत साल के बाद अर्थ के ऊपर पानी आया, तो उस पानी के अंदर रिएक्शंस हुए और सिंपलेस्ट टाइप का सेल आया जिसको हमने लाइफ का ओरिजिन कह दिया। तो उसके कुछ एविडेंसेस भी रहे होंगे। तो वो एविडेंसेस हमको कहाँ से मिलते हैं, साइंटिस्ट क्या करते हैं, वो वही कंडीशंस मेंटेन करने की कोशिश करते हैं और ट्राई करते हैं टू
एक्सपेरिमेंट सम रिएक्शंस, और ये देखने की क्या ये रिएक्शंस उस वक्त पॉसिबल रहे होंगे। तो उसी का एक एग्जांपल जो कि फर्स्ट एविडेंस भी हमारा कहा जाता है ऑफ द ओरिजिन ऑफ लाइफ, वो है आपके थर्मोफाइल्स। थर्मोफाइल्स, therm, as we all know that therm means heat, therm means heat, और फाइल्स हो गए आपके ऑर्गेनिजम्स। तो thermophiles are heat loving bacteria. What are thermophiles? These are heat loving bacteria. Now what do you mean by the heat loving bacteria? तो आपके जो साइंटिस्ट हैं उनका ये कहना है कि जितने भी गर्म पानी के चश्मे हैं, हॉट वाटर स्प्रिंग्स हैं, सल्फर स्प्रिंग्स हैं, वहां पे भी बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। एज वी नो कि लाइफ तो सब जगह है, तो बैक्टीरिया जो है वो ऑमनी प्रेजेंट है, सब जगह है, ठंडे से ठंडी जगह पे, गर्म से गर्म जगह पर हैं। तो आपके जो गर्म पानी के चश्मे हैं जिसको हम हॉट वाटर स्प्रिंग्स बोलते हैं, उनमें बैक्टीरिया का एग्जिस्टेंस इस बात को प्रूव करता है कि 3.5 मिलियन साल पहले जब अर्थ पे लाइफ बनी थी, उस वक्त का जो टेम्परेचर था वाटर का वो भी नियर टू बॉइलिंग था, और इन हॉट सल्फर स्प्रिंग्स जो हैं, ये हॉट वाटर स्प्रिंग्स जो हैं, इनका जो टेम्परेचर है वो भी आपका जो है कितना है, बॉइलिंग वाटर का है। तो उस बॉइलिंग वाटर पे अगर बैक्टीरिया आज भी सर्वाइव कर रहे हैं तो दैट मीन्स उस वक्त भी कर रहे होंगे। तो उन्हीं बैक्टीरियाज को हम क्या नाम दे देते हैं, थर्मोफाइल्स, हीट लविंग बैक्टीरियाज। दे फाउंड इन hot water springs. Thus they provide an evidence of presence of life at that very temperature, which is boiling point of water. ठीक है, near to boiling point of water. एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इसमें आपकी बुक में जो एग्जाम्पल मेंशन किया गया है वो है पुगा वैली इन लद्दाख। पुगा वैली जो है लद्दाख में, वहां पर आपके पास गर्म पानी का चश्मा है। उस चश्मे में भी गर्म पानी का चश्मा मीन्स आपके पास हॉट वाटर स्प्रिंग है जिसका टेम्परेचर नियर टू बॉइलिंग वाटर टेम्परेचर है, और उस टेम्परेचर पर वहां बैक्टीरिया एग्जिस्ट कर रहे हैं। दैट is an evidence that life can exist at that very temperature, which was also the temperature of the earth 3 to 3 million years ago. ठीक है, तो ये हॉट वाटर स्प्रिंग जो है इट इज प्रेजेंट इन पुगा वैली इन लद्दाख। इसके अलावा भी हिमाचल में देखो आपके पास तत्ता पानी में, मणिकरण में, और आपके विशिष्ट है मनाली में, यहाँ पर गर्म पानी के चश्मे हैं, हॉट वाटर स्प्रिंग्स हैं, जहाँ पर पानी का टेम्परेचर जो है इतना गर्म है कि आप उसमें राइस तक जो है बॉयल कर सकते हो। तो इस टेम्परेचर पर आपके बैक्टीरियाज की एग्जिस्टेंस हमको बताती है कि हाँ, लाइफ उस वक्त भी उस टेम्परेचर पर उन रेडिएशंस की प्रेजेंस में बन सकती थी, और इसलिए हम कह सकते हैं दैट सी वाटर में फर्स्ट सेल ओरिजिनेट हुआ था एट दैट वेरी हाई टेम्परेचर। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट एविडेंस। अभी हम बात करते हैं सेकेंड एविडेंस की। तो सेकेंड एविडेंस जो है आपका, जो आपकी बुक में भी मेंशन है, वैसे तो आप हायर ग्रेड्स में जाओगे आपको बहुत सारी थ्योरीज मिलेंगे अबाउट द ओरिजिन ऑफ अर्थ, ओरिजिन ऑफ लाइफ, और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स भी आपको पढ़ने को मिलेंगे इसके रिगार्डिंग। लेकिन अभी के लिए जो आपके पास मेंशन है वो दूसरा जो है वो है आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट डिपॉजिट्स। कैल्शियम कार्बोनेट डिपॉजिट, अब ये कैसे बताते हैं कि हाँ लाइफ रही होगी? तो भाई ऐसा मानते हैं कि आपके जो कैल्शियम कार्बोनेट के डिपॉजिट थे, क्योंकि वो उस वक्त जो है वो उन हॉट वाटर स्प्रिंग्स के अराउंड या उस हॉट वाटर के आसपास जो थे कैल्शियम कार्बोनेट के डिपॉजिट थे, और ये डिपॉजिट वो जो न्यूली फॉर्म्ड लाइफ थी उसको रेडिएशन से प्रोटेक्ट कर रहे थे, जो हार्मफुल रेडिएशन उस वक्त अर्थ में प्रिवेल कर रही थी। तो कैल्शियम जो है कार्बोनेट के डिपॉजिट्स ये आपके कहाँ मिलते हैं? हॉट वाटर स्प्रिंग्स में आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट के डिपॉजिट्स मिलते हैं, जो ये प्रूव करते हैं कि हाँ, ये उस वक्त लाइफ को जो है वो प्रोटेक्ट कर रहे थे। वो जो मेम्ब्रेन बनी थी, जो एग्रीगेट्स बने थे जिसको हम सिंपलेस्ट टाइप ऑफ सेल कह देते हैं, उसको ये प्रोटेक्ट कर रहे थे फ्रॉम द हार्मफुल
रेडिएशंस। और इस चीज को किसने स्टडी किया था? बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियोलॉजिकल साइंसेज ने। ठीक है, तो आपके पास जो है बीरबल साहनी कौन थे? बीरबल साहनी वाज द फादर ऑफ पेलियोबॉटनी, इंडियन पेलियोबॉटनी इन फैक्ट। तो बीरबल साहनी वाज द फादर ऑफ इंडियन पेलियोबॉटनी। तो उनके ही इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट जो थे वो इस पे स्टडी कर रहे थे और उन्होंने अपना ये रिसर्च वर्क दिया है जो आपकी बुक में भी मेंशन है। अब ये पेलियो साइंसेस क्या होती हैं, पेलिनो साइंसेस क्या होती हैं? तो पेलिनो साइंसेस आर द साइंसेस जहां पर आप क्या करते हो, अर्थ का ही वो पुराना एटमॉस्फेयर क्रिएट करके उस एटमॉस्फेयर पर, मतलब आप लैब कंडीशंस में वो चीजें अचीव करने की कोशिश करते हो जो हम मानते हैं कि उस वक्त अर्थ पर रही होंगी, और उन कंडीशंस में हम एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करते हैं ये स्टडी करने के लिए। ठीक है, वो नेचुरल कंडीशंस मेंटेन करके हम ये स्टडी करते हैं कि हाँ क्या ये रिएक्शंस उस वक्त पॉसिबल हुए होंगे, या ये जो भी प्रोसेस है, कोई एक्टिविटी है, ये उस वक्त अर्थ पे पॉसिबल हो पाई होगी या नहीं हो पाई होगी। तो इन शॉर्ट हम नेचर की स्टडी करते हैं, नेचुरल कंडीशंस में करते हैं, लेकिन हम पुरानी अर्थ की कंडीशंस को मेंटेन करके ये चीजें यहाँ पर करने की कोशिश करते हैं। तो दीज आर द पेलियो साइंसेस। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो कैल्शियम कार्बोनेट डिपॉजिट के बारे में जो स्टडी है वो किसने की थी? बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट के कुछ साइंटिस्ट थे, और ये इंस्टीट्यूट कहां पर है आपका? लखनऊ में। तो कोई ज्यादा डिटेल में आपको ये टॉपिक नहीं है, बट स्टिल आपको अब क्लियर होगा कि दो एविडेंसेस जो ये प्रूव करते हैं कि हाँ उन हार्श कंडीशंस में जो कि 3.5 मिलियन साल पहले अर्थ पे थी, उन हार्श कंडीशंस में लाइफ बन सकती थी। तो वो दो एविडेंसेस हैं, थर्मोफाइल्स नंबर 1 एंड नंबर 2 कैल्शियम कार्बोनेट डिपॉजिट्स। तो ये थे आपकी एविडेंसेस ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। अब हम बात करते हैं कि सेल ठीक है बन गया, सी वाटर में बन गया और सिंपल टाइप का एक सेल बन गया, बाद में वो डिवाइड किया होगा, उससे मल्टीपल सेल्स बने होंगे। तो अब ये जो प्रोसेस चला, इस प्रोसेस पे चलते चलते डिफरेंट टाइप के सेल्स एग्जिस्टेंस में आए, या हम बोल सकते हैं कि डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्टेंस में आए। तो वो क्या है? तो डिपेंडिंग अपॉन दैट हम बोल सकते हैं दैट डिपेंडिंग अपॉन द number of cells present, organisms are of two types। कितने नंबर ऑफ सेल्स हैं इसके आधार पर दो तरह के ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, और वो आपके हो सकते हैं नंबर 1, आई नो आप में से बहुत से बच्चों को ये पता भी है क्योंकि आपकी पिछली क्लासेस में आपने ये चीजें पढ़ी होंगी, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। तो ये दो टाइप के आपके ऑर्गेनिजम्स हैं। डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ सेल्स present in the organism, they can be unicellular or multicellular. As the name indicate, uni means single, ठीक है, एंड मल्टी वो तो हम सबको ही पता है, मल्टी मीन्स मैनी, और सेलुलर तो मतलब सेल। तो यूनिसेलुलर मतलब कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स में आपके पास आ जाते हैं बैक्टीरिया, ठीक है, मोस्ट फ्रिक्वेंटली कौन आते हैं आपके? बैक्टीरिया। उसके अलावा आपकी यीस्ट, यीस्ट जो कि एक टाइप की फंगस है, हम सबको पता है। तो ये आपके यूनिसेलुलर होते हैं मोस्टली, और मल्टी सेलुलर में तो आपके सभी ऑर्गेनिजम्स जो है वो आ जाते हैं, जैसे कि आपके प्लांट्स हैं, अच्छा, मैनी सेल्ड ऑर्गेनिज्म जैसे कि फॉर एग्जांपल प्लांट्स, एनिमल्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, और हम लोग भी ऑब्वियसली ह्यूमंस, ये सब क्या है आपके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ सेल्स आपके दो तरह के ऑर्गेनिज्म हो गए, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। अब बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ
cells depending upon complexity. टाइप ऑफ सेल्स डिपेंडिंग अपॉन कॉम्प्लेक्सिटी। अगर कॉम्प्लेक्सिटी की हम बात करते हैं तो दो तरह के हमारे पास सेल्स मिलते हैं। एक हमारे रहते हैं प्रो कैरियोटिक सेल्स और दूसरे आपके रहेंगे यू कैरियोटिक सेल्स। अब ये जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल है, इसका क्या मतलब है? तो देखो बच्चों, ये जो प्रो वर्ड है इसका मतलब है सिंपल, और आप ये भी कह सकते हैं इसका मतलब है प्रिमिटिव। तो सिंपल और प्रिमिटिव। यू का मतलब है ट्रू, और यू कैन से कॉम्प्लेक्स। ट्रू और कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब बचा ये पीछे का पार्ट कैरियन। इसको बोला जाता है कैरियन। कैरियन मीन्स होता है आपका न्यूक्लियस। व्हाट डज इट मीन? न्यूक्लियस। तो यहां भी कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। तो प्रोकैरियोटिक सेल एज द नेम इंडिकेट, आप देख सकते हो प्रोकैरियोट मतलब सिंपल, the cells with the simple or the primitive type of the nucleus, and eukaryotic cells they have true or complex nucleus. अब ये simple और complex nucleus क्या है? सिंपल भाषा में बोलूं तो सिंपल न्यूक्लियस का मतलब है where there is no membrane present around the DNA. DNA means the genetic material. ऐसा न्यूक्लियस जहां पे डीएनए खुला पड़ा है, कोई मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है। जबकि अगर हम बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल की, तो वहां पर आपका न्यूक्लियस कैसा होता है? डबल मेम्ब्रेन bound nucleus is there. Double membrane bound nucleus is there. तो ये जो फर्क है एक मेम्ब्रेन ना होने का और एक डबल मेम्ब्रेन होने का, this creates two type of cells, prokaryotic and eukaryotic cells. अब ये दिखते कैसे होंगे? तो देखो एक सिंपल सा बैक्टीरिया मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि एग्जाम्पल जो है प्रोकैरियोटिक सेल का वो सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन है? बैक्टीरिया। एग्जाम्पल इज बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया जो है बच्चों, उसमें ना ये देखो ये एक इरेगुलर सा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये इरेगुलर स्ट्रक्चर एक्चुअली डीएनए है बैक्टीरिया का, और ये जो डीएनए है देखो ये ओपन पड़ा हुआ है, ओपन है, कोई इसके बाहर बाउंड्री नहीं है, कोई मेम्ब्रेन नहीं बनी हुई है, ठीक है। तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर रहता है डीएनए का, जो कि ओपन होता है इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, उसको हम क्या बोल देते हैं? सिंपल टाइप का न्यूक्लियस कह देते हैं। अगर मैं बात करती हूँ यूकैरियोटिक सेल की, तो यूकैरियोटिक सेल में आपके आ जाते हैं प्लांट सेल, आपके पास आ जाता है एनिमल सेल, और हमारा फंगस भी इसी में आ जाती है। फंगाई जो भी आप इसको प्रोनाउंस करते होंगे। तो फंजाई, प्लांट सेल, एनिमल सेल, ये तीनों आपके आते हैं इन द यूकैरियोटिक सेल। अब आप सोच रहे होंगे फंजाई तो यूनिसेलुलर थी, तो क्या हुआ? सिंगल सेल थी ना, बट कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ सेल है वो। तो ये बैक्टीरिया भी तो यूनिसेलुलर है, बट ये सिंपल टाइप ऑफ सेल के साथ है, और वो कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ सेल के साथ है। तो ये तीन एग्जाम्पल है। तो कोई भी इसमें आपका न्यूक्लियस हो, लेकिन खास बात क्या है कि न्यूक्लियस कुछ इस तरह का होगा। आप देख रहे होंगे कि मैं डबल लाइंस तो ड्रॉ कर रही हूँ, बट मैं कॉन्टिन्यूस लाइंस नहीं ड्रॉ करी, क्योंकि न्यूक्लियस ऐसा ही होता है, उसमें न्यूक्लियर पोर्स होते हैं मेम्ब्रेन के अंदर, और मेम्ब्रेन आपकी डिसकंटिन्यूस होती है, और जो जेनेटिक मटेरियल है वो आपका ऐसे सेंटर में पड़ा है, इट इज DNA। तो ये हो गया आपका जेनेटिक मटेरियल, और बाहर जो है आपके पास ये है आपकी डबल मेम्ब्रेन, ठीक है।
क्या है आपकी डबल मेम्ब्रेन. सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक एंड द यूकैरियोटिक सेल, दैट इन यूकैरियोटिक सेल द डीएनए इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर which is complex nucleus, and in prokaryote it is open directly, it lies directly in the cytoplasm of the cell, and that's why it is called simple type of the nucleus. So this is the difference between the prokaryotic cell and the eukaryotic cell. So this is all about the discovery of the cell, the evidences about the origin of cell in the sea water, about their protective layers as calcium carbonates as protective deposits. So ये सब चीज़ें जो हैं अब हमारी अच्छे से हो गई हैं, जो चैप्टर के बेसिक्स हैं, इनके इंट्रोडक्शन है. मेन टॉपिक अभी आगे आते जा रहे हैं, वैसे सारे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल. तो आपके लिए एक होमवर्क देती जा रही हूँ. आप एक क्वेश्चन करेंगे, डिफरेंस बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर सेल्स. दूसरा, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल. और तीसरा हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और वो भी आपके लिए थोड़ा सा हिंट देकर जा रही हूँ. हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि सेल को हम कैसे देखते हैं, कौन से इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से हम सेल को जो है ऑब्जर्व कर सकते हैं, और कौन सी डिफरेंट एक्टिविटीज़ है जिससे हम लैब में सेल को ऑब्जर्व कर सकते हैं. तो तब तक के लिए अच्छे से ये टॉपिक्स को रिवाइज कीजिए, नोट्स बनाइए, और नो डाउट अपनी एनसीईआरटी बुक को थारली पढ़िए, ताकि इस टॉपिक की आपको और अच्छी डीप जानकारी जो है वो मिल सके. तब तक के लिए